भाई साहब हाल चाल। क्या वाह। अरे बढ़िया। हाँ, गुड इवनिंग गुड़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पवन। हेलो सर। बोलो भाई। बोलो भाई, क्या करते हो तुम? जिससे भी बातें करनी है। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखा था कि वरदान बैच के लिए स्प्रिंग सर एग्जाम के लिए तो हर स्प्रिंग कोर्स में परचेज करने के लिए आ रहा है। हर स्प्रिंग कोर्स में सर परचेज क्या करने के लिए आ रहा है, मतलब समझा नहीं मैंने क्या कर रही हूँ। हिमानी सिंह। सोनू केसरी का कितना? मिसा खातून, सोनू केसरी का कितना नंबर है? 60 नंबर है उसका फिजिक्स में। ठीक है, 160 नंबर है फिजिक्स में उसका। अमानुल्लाह। हो गया था, बहुत बढ़िया। तो देखो, अधिशोषण संतापी के बारे में मैंने बताया था कि गणितीय समीकरण ऐसा होता है जो निश्चित दाब पर गैसीय अधिशोषित के दाब पी तथा अधिशोषण की मात्रा के मध्य संबंध बताता है ना। अधिशोष्य और अधिशोषण की मात्रा के मध्य संबंध बताता है। इसके लिए दो साइंटिस्ट ने अपना नियम दिया था, फ्रेंडलिंग अधिशोषण संतापी तथा लैंग्वेज अधिशोषण संतापी ने दिया था। लेकिन हमें लेक्चर 6 हो गया था क्या? ओहो, गड़बड़ हो गया। चलो मैं उसको सही कर दूंगा। मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। हमसे लेक्चर 3 है, ठीक है। देखो, फ्रैंकलिन अधिशोषण समतापी और लैंग्वेज अधिशोषण समतापी। फ्रैंकलिन से आपको इतना याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। मैं देखो साथ में रिवाइज करते चल रहा हूं इस चैप्टर को, ठीक है। टेंशन मत लेना आप लोग ना। देखो, आपके क्वेश्चन यहाँ पे इतना ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है इतना कि इसका इसके अनुसार जो समीकरण होता है एक्स अपान यम के यन के 1 अपान यन, ये आपकी इसके अनुसार समीकरण होता है फ्रैंकलिन संतापी के अनुसार, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लेक्चर नंबर 3 होगा, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है ना। और ये उच्च दाब पर लागू होता है। फ्रैंकलिन संतापी वक्र ये एग्जाम में पूछता है, तो वक्र मैंने बताया निम्न दाब पर 1 अपान एन इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। उच्च दाब पर 1 अपान एन का बराबर 0 के बराबर होता है और मध्यम दाब पर 1 अपान एन का मान एकड़े के बराबर होता है ना। एकड़े के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से एक्स अपान यम ये इसे जाता है, फिर हल्का से टेढ़ा जाता है, फिर एकदम सीधे एकदम कांस्टेंट चला जाता है। ये सिस्टम होता है, समझे। ये पूरा सिस्टम होता है। उत्प्रेरक की बात कर लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परंतु अपक्रिया की गति को प्रभावित करे। रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए बिना रासायनिक, ये क्या निकल गया यार, लिए बिना गति को प्रभावित करे, बाबा जी वाला काम करे, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं ना। उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, समांगी विषमांगी, मतलब समझा दिया। समांगी में क्या सब गैस होते हैं, विषमांगी में सब डिफरेंस होते हैं ना। यहां तक समझ में आ गया? तो बोलो बाबा जी का जय हो। श्रीदयाल को भी पता ही नहीं टेस्ट कहाँ हुआ था। वीकली टेस्ट में हुआ था, संडे के दिन हमेशा टेस्ट होगा।
कहानी इसके आगे बढ़ाते हैं। आज ये चैप्टर खत्म भी करना है, ठीक है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे अच्छे, 1 घंटे अच्छे से पढ़ोगे, खत्म हो जाएगा। बहुत आसान आसान चीजें हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा, अच्छा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, फिजिकल चल रहा है, जैसे इसके बाद होगा, ठीक है, इसी के बाद होगा। तैयार हो गए एकदम बढ़िया से। तो अब आगे सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कार्य विधि के आधार पे उत्प्रेरक का वर्गीकरण। देखिए इसके पहले हमने जो उत्प्रेरक का वर्गीकरण पढ़ा था, यह आपका वर्गीकरण जो था यह किसके आधार पे था? उत्प्रेरक के प्रकार था, 2 प्रकार का उत्प्रेरक था, एक तो समांगी एक विसमांगी। अब कार्य विधि के आधार पे उत्प्रेरक का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण। कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण, ये आपको हेडिंग डालना है, देखना ध्यान से। कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण 2, 3, 4 प्रकार का होता है। कितने? 4 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक वर्गीकरण, धनात्मक उत्प्रेरक होता है, ठीक है। दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा होता है आपका क्या? तीसरा होता है आपका स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। चौथा होता है क्या? प्रेरित उत्प्रेरक, प्रेरित। ये 4 प्रकार होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक बात कहा जाता है जैसा नाम वैसा काम, यहां पर वही होता है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। जैसा नाम है वैसा काम है। जैसे पहले हम सभी लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में क्या करता है? उसके गति को बढ़ाता है। बाबा जी ऐसे होते हैं जो शादी को तेजी तेजी से कराते हैं, तेजी से शादी कराते हैं। एक बहुत बाबा बहुत खतरनाक होते हैं, सही बता रहे हैं शादी के बाबा। ऐसे ऐसे बाबा जी होते हैं ना, खतरनाक खतरनाक ना, कि क्या करते हैं कि वो एक साथ 4 शादियों का जिम्मा ले लेते हैं। तो टीम बनाते हैं 12 से एक यहाँ शादी कराएंगे, उनको बताएंगे 12 बजे के बाद अगर कुछ किए शादी तो ग्रहण लग जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगा, लड़का नहीं होगा, लड़की नहीं होगी, साली मर जाएगी। ये सब 25 बहाना बता देते हैं। एक जन हो गया तो 12 बजे से पहले शादी कर लेते हैं। सेट उनका होता है, जस्ट 12 बजे बाइक उठाते दूसरे के यहाँ पहुंचते हैं। तुम भाई 2 बजे से पहले सेट कर लेना शादी उदी करके, उसका घर से बाहर निकल लेना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ताश नाश हो जाएगा, मंगल का माया शनि का साया सब कुछ हो जाएगा आराम से। तो वहां से डर गए जाते हैं वो लोग, तो वहां से बंद करके फिर तीसरे यहाँ चले जाते हैं। एक साथ एक दिन में 55-56 लोगों का शादी करा देते हैं। तो ये धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, तेजी से शादी कराते हैं। तो ऐसे बाबा जी को क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है, तेजी से शादी कराते हैं ना, तेजी से शादी कराते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? जब कोई उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक या धन उत्प्रेरक कहा जाता है। परिभाषा लिखना, जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करना? बढ़ा देता है, बढ़ा देता है।
जब कोई उत्प्रेरक कोई रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धन उत्प्रेरक या फिर धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, धन उत्प्रेरक या फिर धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जब कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या बढ़ा देते हैं तो उसे धन उत्प्रेरक या फिर धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। हो गया है ना। एग्जाम्पल लिख लेना सभी लोग, जैसे आप एग्जाम्पल में लिखे थे सिंपल वाला लिख देना, जल बनाने वाला एग्जाम्पल। ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट धनात्मक उत्प्रेरक। प्लेटिनियम एक धनात्मक उत्प्रेरक होता है जो इसकी रिएक्शन को बढ़ा देगा 2H2O। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ये आपका क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। क्यों बात में सही कर रहा हूं बाबा जी, ऐसा करते हैं। ठीक है, ये धनात्मक उत्प्रेरक होता है। ठीक है, दूसरा लिखना आप सभी लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक। ज्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं लिखवा रहा हूं ना, आप लोग खुद ही समझ जाना। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक तो नहीं पढ़ना चाहिए। ये क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया की गति को घटाते हैं ना। ये क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया को गति को घटा देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक लिखना सभी लोग, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कहते हैं, घटा दें, उसे क्या कहते हैं, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं ना। रासायनिक अपक्रिया की गति को क्या कर देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक घटा देता है ना। इसे जो है, इसे मंदक भी कहते हैं। इसे मंदक भी कहते हैं, इसे मंदक भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना, मतलब आसान एग्जाम्पल लिख रहा हूं। देखो एग्जाम्पल के रूप में लिख देना यहाँ पे 2H2O2। ये क्या है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड है। इस हाइड्रोजन पराऑक्साइड की क्रिया, अगर इस हाइड्रोजन पराऑक्साइड की क्रिया हम करा दें, ये लिक्विड फॉर्म में लें, दिया नहीं कराना, इसका लिक्विड लेकर आना। ये लिक्विड लेकर अगर हम इसकी क्रिया ना, ये लिक्विड लेकर इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ में करा दें, बताओ। यहां पर H3PO4, ये आप यहां पर एक वो यूज कर लीजिए, क्या कहा जाता है, एक उत्प्रेरक विष यूज कर लीजिए। तो ये क्या कर देता है, इसकी गति को घटा देता है, या H2O और O2 के रूप में बाहर निकलता है ना, या H2O और O2 के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकलता है ना। यह 2H2O प्लस O2 के रूप में बाहर निकलता है। एक एग्जाम्पल इसके लिए काफी है, अगर परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है तो किसके, ऋणात्मक उत्प्रेरक के। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, लेक्चर 2 ही वहां पे होगा, क्लास के बाद मैं उसे सही कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर 6 गलती से हो गया है, क्या समझे।
टेस्ट का टॉप कौन किया? शिवदयाल टॉप किए, सोनू केसरी ने टॉप किया है। आयुष योगी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। हो गया यहां तक? तो यहां पर लिख देना सभी लोग, यहां पर जो है, यहां पर H3PO4 उत्प्रेरक विष की तरह व्यवहार करता है। किस तरह व्यवहार करता है? उत्प्रेरक विष की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? दो प्रकार का उत्प्रेरक मैंने आपको बताया। पहले मैंने बताया कि उत्प्रेरक चार प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक। पहला, जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अपक्रिया की गति को क्या कहते हैं? बढ़ा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं ना। जैसे H2 प्लस O2 ये प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया करता है, ये प्लेटिनम आपका उत्प्रेरक है, H2O बनता है, ये रासायनिक अपक्रिया की गति को बढ़ा दिया है, तो इसे क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात कर लेते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अपक्रिया की गति को क्या कहते हैं? घटा दें, उसे या ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, इसे मंदक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे 2H2O ये लिक्विड फॉर्म में ये टूटता है, वियोजन इसका होता है, लेकिन यहां पर एक हमने उत्प्रेरक का यूज कर लिया है H3PO4। यह उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर देता है? वियोजन होने से रोकता है। तो H3PO4 क्या है? एक उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। इसे हम लोग मंदक भी कहेंगे या ऋणात्मक उत्प्रेरक भी कहेंगे। ये मैंने आपको अभी तक बताया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, स्व उत्प्रेरक की परिभाषा पढ़ते हैं। क्या होता है स्व उत्प्रेरक? स्व उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण क्या होता है? देखिए, स्व उत्प्रेरण नाम से स्पष्ट है, खुद को खुद उत्प्रेरित करता है। यानी बहुत सारी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक अपक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे तेज हो जाती है। जब बुलेट देखियो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे स्पीड बढ़ता जाता है। जैसे जैसे गर्म होता है इंजन, वैसे वैसे तेज उसकी स्पीड जाता बढ़ता रहता है। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती हैं कि जैसे जैसे रासायनिक अपक्रिया आगे प्रगति करती है, तो रासायनिक अपक्रिया खुद को ही उत्प्रेरित करने लगता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? बताओ, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसे रासायनिक अपक्रिया क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण कहते हैं। तो बहुत से रासायनिक अपक्रियाओं में, लिखना सभी लोग, बहुत से रासायनिक अभिक्रिया में, बहुत से रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया के दौरान, अपक्रिया के दौरान, अपक्रिया के दौरान, अपक्रिया के दौरान बना उत्पाद ही, अपक्रिया के दौरान बना उत्पाद ही रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया पर, रासायनिक अपक्रिया पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण
कहते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। बहुत से रासायनिक अपक्रिया के दौरान बना उत्पाद ही रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण कहते हैं ना? ये क्या कहते हैं? इसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं ना। इसे क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं ना, CH3COO। आप लोग बताना इसकी कोटि कितना है। ठीक है, C2H5 प्लस H2O। ठीक है, इसकी कोटि बताना, इसकी कोटि बताना। इसकी कोटि बताना कितना है? इसकी कोटि बताना कितना है? कोटि क्या होगी इसकी? कोई तो बताए मुझे। तो ऐसे जो होते हैं बाबा जी, क्या स्व उत्प्रेरण क्या होती है? खुद की शादी खुद से करते हैं ना। पहले एक नजर मिलती है एक दूसरे से, नजर में धीरे धीरे क्या होती है? नजर मिलने के बाद धीरे धीरे बातें होने शुरू होती हैं, बातें होने के बाद मोहब्बत होता है, मोहब्बत होने के बाद प्यार होने लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है बातें। तो उनको लगता है घर वालों से कहूंगा तो घर वाले शादी नहीं कराएंगे, कोई पंडित शादी कराने में तैयार नहीं होगा, तो कहते हैं भाई प्यार जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे शादी करने का वो दिमाग में उत्पत्ति बढ़ने, और बाद में लास्ट में शादी भी कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उत्तर। तो देखो भाई, जो कह रहे हैं इसी कोटि 2 है, वो इसका मतलब कोई भी क्लास यूट्यूब का नहीं लेते। इतना आसान क्वेश्चन है। मैंने यूट्यूब के क्लास में कई बार चिल्ला चिल्ला कर बताया, यहाँ पे पानी रहता है ना, पानी का कोई मतलब ही नहीं होता। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो क्लास से संपर्क में आपको याद हो जाती हैं। यूट्यूब की हर एक क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मिस्टेक कर देते हो आप लोग, और ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने से आपको याद हो जाता है। जो डेली क्लास में आता है उसको मैं देखकर नाम उसका जानता हूं, सामने है और उसने सही किया है। अब क्रिया की कोटि जो भी 2 कह रहा उसका गलत है, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी रासायनिक क्रिया में जल जल होता तो जल को नहीं लिया जाता है, जल को नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि जल जल का कोई मतलब नहीं होता है। पानी पानी हर जगह है, तो पानी से क्या मतलब? तो इसकी कोटि क्या है? 1 होगी। इसे आभासी या एकाण्विक अपक्रिया भी कहते हैं इसकी एग्जाम्पल में, कि जिसमें आणविकता 2 हो लेकिन कोटि 1 हो। इसकी अगर आणविकता पूछेंगे, आणविकता पूछेंगे तो इसकी आणविकता 2 होगी लेकिन कोटि 1 होगी, है ना। ऐसा आपको बताया था मैंने, है ना। ये चैप्टर 4 का ये सब मैटर है, इसके पहले वाले चैप्टर का। ठीक है, तो इसकी कोटि 1 होगी। तो इस रासायनिक अपक्रिया में प्रारंभ में यह अपक्रिया क्या होती है? प्रारंभ में अपक्रिया बहुत स्लो स्लो होती है। प्रारंभ में अभिक्रिया क्या होती है? धीरे धीरे होती है, धीरे होती है। क्योंकि प्यार भी प्रारंभ में धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे जैसे रासायनिक अपक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या आगे बढ़ती है ना, जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है ना, अभिक्रिया क्या हो जाती? तेज हो जाती है। ठीक है, ये शोध प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और है आपके लिए प्रेरित उत्प्रेरक। क्या है? प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक
एक और है क्या, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है, ध्यान देना, प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है। एक तरह से मान लो कोई एक लड़का है, उसका फ्रेंड भगा के प्यार करके शादी कर लिया, तो उसको देखो उसको देखकर ये भी कर लेता है वैसा ही काम करने लगा। उसकी फ्रेंड मतलब देखो उसके जो गर्लफ्रेंड थी उसके किसी फ्रेंड से बात उत करने लगता है, उसका उसी से सेटिंग वुटिंग बना के बात उत करने लगता है और फिर उससे भी शादी कर लेता है। अगर शायद पहला वाला लड़का ऐसा न करता तो दूसरा वाला लड़का न करता। यानी यहाँ पे दो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अकेले में होंगी तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन जब दोनों रासायनिक अभिक्रिया एक साथ होती हैं तब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे को वह प्रेरित करता है। मुझे प्रेरित उत्प्रेरक का मतलब, क्योंकि वह एक दूसरे को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो लिखना सभी लोग, जब दो रासायनिक अभिक्रिया एक साथ चल रही हो तो ना, लिखना यहां परिभाषा में, जब दो रासायनिक अभिक्रिया एक साथ चल रही हो तो कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ परिस्थितियों के कारण एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया पर दूसरी रासायनिक अभिक्रिया पर क्या करता है, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया पे क्या करता है, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है, जिससे उसका क्या हो जाता है, वेग बढ़ जाता है, वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे उसका वेग बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरित अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल लिखना, देखो Na2SO3 यह इसका हाफ O2 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बना देता है Na2SO4 बनाता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, Na2SO4 बनाता है और ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, इसी के साथ अगर अकेले में कोई रासायनिक अभिक्रिया कराएं, जैसे Na3ASO3 है, ठीक है, Na3ASO3 है, ठीक है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया हाफ O2 के साथ कराएं तो नहीं होती है। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ करा दें तब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। अगर इन दोनों को एक साथ कराने का मतलब दोनों को एक साथ जोड़कर करा दें तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। अकेले नहीं होती, लेकिन दोनों को साथ में कराते हैं तो हो जाती है। साथ में कराने मतलब Na2SO3 प्लस Na3ASO3 प्लस O2, अगर एक साथ करा दे दोनों रासायनिक अभिक्रिया तो हो जाएंगी। हो जाने का मतलब दोनों चीज बन जाएगा, Na2SO4 भी बन जाएगा और Na3ASO3 भी बन जाएगा प्लस ये दोनों आपका हो जाएगा। तो अब सिंगल रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही थी, लेकिन साथ में रासायनिक अभिक्रिया हो गई। समझे कि नहीं बात, साथ में रासायनिक अभिक्रिया हो गई। सिंगल नहीं हो रहा था, साथ में हो गई, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे। आया बात समझ में।
बात आया समझ में? यहीं पे आपका उत्प्रेरक खत्म होता है। हालांकि पढ़ना बहुत होता है उत्प्रेरक क्यों होता है, कैसे होता है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक थोड़ा सा परिभाषा में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन नहीं करा रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा इतना से, ठीक है। और वो उत्प्रेरक का क्रिया सिद्धांत वैसे तो बहुत सारे के बोर्ड में, बहुत सारे लोगों के बोर्ड में है भी नहीं ये उत्प्रेरक जो है, जहां पे है वहां पे इतना से काम हो जाएगा, बस एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है प्रकार से, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए इसे दोनों। ये SO4 होगा, बहुत बढ़िया। ये आपका लास्ट में SO4 होगा। क्या, चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे हेडिंग डालिएगा सभी लोग, उत्प्रेरक की अभिलक्षण। उत्प्रेरक की अभिलक्षण, इसे लिखना नहीं है आप लोगों को, मैं समझा रहा हूं, समझ लो। उत्प्रेरक, अभिलक्षण इसका मतलब क्या? उत्प्रेरक के कौन कौन से क्वालिटी होती है? पहला क्वालिटी क्या है? यह अपरिवर्तनशील होता है। यह क्या होता है? उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील होता है। उत्प्रेरक क्या होता है? पहला अपरिवर्तनशील होता है। उत्प्रेरक क्या होता है? अपरिवर्तनशील होता है। इसका मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील है, इसका मतलब क्या है? उत्प्रेरक का अपरिवर्तनशील, इसका मतलब है कि उत्प्रेरक जो होता है यह अपरिवर्तनशील होता है, यानी जिसके साथ जो उत्प्रेरक निश्चित है उसी के साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई अच्छा दिखाई दी तो उसके टाइप देखने लगे, नहीं, जिसका जहां सेट है, जिस पे जो उत्प्रेरक काम कर रहा है वही उत्प्रेरक कार्य करेगा, परिवर्तनशील नहीं होगा ना। जैसे अमोनिया में जो उत्प्रेरक यूज होता है अमोनिया में होगा, जो ओस्टवाल विधि में यूज हो रहा है ओस्टवाल विधि में होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उत्प्रेरक के अपरिवर्तनशील होने का मतलब यह होती है, ठीक है। दूसरी बात आता है कि उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, उत्प्रेरक की उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही प्रयोग की जाती है, अधिक मात्रा नहीं की जाती है ना? उत्प्रेरक की क्या सूक्ष्म मात्रा यूज किया जाता है। उत्प्रेरक क्या ज्यादा मात्रा यूज नहीं करते हैं, उत्प्रेरक चुटकी से, चुट्टियों से मात्रा लेंगे, उत्प्रेरक का काम कर देगा। उत्प्रेरक बहुत भारी भरकम नहीं होता है, यानी उत्प्रेरक जो होता है अपरिवर्तनशील होता है ना। उत्प्रेरक क्या अपरिवर्तनशील होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। देखो मैं बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो कि ओस्टवाल विधि में, आप लोग ये जानते हो कि अमोनिया में, जैसे अमोनिया बनाने में, इसका मतलब अमोनिया बनाने N2+3H2 2NH3, ये अमोनिया बन गया। इस अमोनिया बनाने में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? आपको यह पता है कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? बताओ कौन सा? आपको Fe, लोहे को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। यमोवर्धक होता है, यमोवर्धक होता है।
तो अमोनिया में एफ ही यूज होगा, दूसरा कोई और यूज नहीं होगा। उत्प्रेरक क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है। ये नहीं कि आज एफ यूज कर रही है, कल मार्केट में कोई बढ़िया दिखाई दी तो उसको उठा के रख दिया यहाँ पे इसी के साथ चलने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो यूज होता है एक ही यूज होता है, ठीक है। उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील होता है। दूसरी पॉइंट ये तो उत्प्रेरक की जो मात्रा होता है सूक्ष्म मात्रा कार्य करता है। उत्प्रेरक छोटी सी मात्रा होती तब पर भी उत्प्रेरक का काम हो जाता है, यानी कि 2 किलो रहेगा तभी काम करेगा। छोटी सी मात्रा होती उसके बावजूद भी उत्प्रेरक कार्य करने लगता है ना। ये 2 हो गया अभिलक्षण, बढ़िया अभिलक्षण है, ठीक है। तीसरा अभिलक्षण रहने दीजिए, 2 उत्प्रेरक के लक्षण बढ़िया है, इसके ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है, ठीक है। 2 अभिलक्षण मैं लिखवा रहा हूं आपको, 2 ही इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट है, कहो तो 1-2 और लिखवा दूं, नहीं तो रहने देते। C6H5CH2, अरे नहीं, थोड़ा सा देखो, पूरा नाम लिखो उसका, लिखो सभी लोग फटाफट। चलो एक आख्या और लिख देते हैं, चलो तीसरा लिख लो। उत्प्रेरक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता है। तीसरी बात, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। हाँ, बात समझिए कि नहीं समझिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया को क्या प्रारंभ नहीं कर सकता है ना। ये नहीं कि उत्प्रेरक प्रारंभ करते, कभी देखे हो क्या पंडित जी किसी का शादी प्रारंभ कर रहे हैं? आप देखोगे एक अगुआ होता है, अगुआ देख कर शादी कराता है, छेका छकौल होता है, क्या क्या चीजें होती है गांव में, उसके बाद पंडित आता है, फाइनल शादी कराता है। पंडित कभी किसी की शादी स्टार्ट नहीं कराता है, शादी आप लोग खुद ढूंढते हो, खुद से बातें विचार करते हो, खुद से स्टार्ट करते हो, उसके बाद पंडित जाता है, मंत्र बम 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 ढूंढू 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 स्वाहा करके शादी करा देता है। तो उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अपक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता है, केवल अपक्रिया की गति को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। वर्धक, कुछ लोगों के दिमाग सर वर्धक क्या होता है, वर्धक ऐसे होते हैं ना जो उत्प्रेरक, जैसे देखो शादी उदी में क्या होता है, जब पंडित जी क्या करते हैं, ठीक से मंत्र नहीं पढ़ते हैं, तेजी से मंत्र नहीं पढ़ते, तो कुछ लोग आते हैं, पंडित ठीक से मंत्र पढ़, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो वो वर्धक होते हैं। वर्धक मतलब समझ रहे, वर्धक, वर्धक क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक की गति को बढ़ा देते हैं उसे वर्धक कहते हैं। शादी उदी करोगे तो पता चलेगा, किए करो ही किए ही शादी, इतने बड़ा हो गए तुम लोग शादी नहीं किए तो कहां से पता चलेगा। शादी करो तो पता चलेगा, या किसी के शादी में जाओ तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी नहीं पता चलेगा वर्धक क्या होता है। तो वर्धक जो होता है उत्प्रेरक की गति को भी बढ़ा देता है, उत्प्रेरक की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक की गति को बढ़ा देता है। आगे समझ में, आगे चले, ये तीनों समझ में आ गया ना। अपरिवर्तनशील होता है, जो उत्प्रेरक यूज करेंगे वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। सूक्ष्म मात्रा यूज करेंगे अपक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, इतना सही है। चलो अब एंजाइम उत्प्रेरक हेडिंग डालो। एंजाइम उत्प्रेरक,
एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है? देखो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, वे सभी एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है बताइए। आप लोग एंजाइम का नाम सुने हो? एंजाइम का नाम सुने हो, बताओ। बताओ। वे सभी जैव रासायनिक पदार्थ जो अ, सजीव शरीर के अंदर अंदर उत्प्रेरक का कार्य करती हैं ना, उसे क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। वे सभी जैव रासायनिक पदार्थ जो शरीर सजीव शरीर के अंदर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। हम्म। जैसे एग्जाम्पल के रूप में C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जो है जाइमेस जाइमेस एंजाइम जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करती है तो क्या बनाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। 2C2H5OH इथेनॉल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये जाइमेस जो ये आपका एंजाइम उत्प्रेरक है। ये क्या है? एंजाइम उत्प्रेरक है ना? तो वे सभी जैव रासायनिक पदार्थ जो मानव शरीर में उत्प्रेरक जो होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लो भाई स्टेटमेंट, मुझे हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब ने थोड़ा सा गलत लिख दिया। मानव शरीर के अंदर शरीर के मानव शरीर में, यहाँ के नहीं होगा, यहाँ पे में होगा। खुद से लिखवाते हैं ना, बहुत बड़ी इंग्लिश लिखवाते तो कितना बढ़िया लिखते हैं। मानव शरीर में होने वाली जैव रा, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं में उत्प्रेरक में जैव रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बना होता है एंजाइम। ठीक है। बायोलॉजी वाले अच्छा जानते होंगे, यहाँ पे मैथ वालों के साथ नाइंसाफी होता है, उनको एंजाइम नहीं बताया जाता है। ठीक है। ये खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो गया। इसके बाद कोलाइडी विलयन स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे एंजाइम उत्प्रेरक हैं जो कि आपको याद करना है। एक आका और बता दें आप लोगों को नाम लिखने के लिए। हाँ, एग्जाम में पूछेगा तो नाम लिख लीजिएगा बढ़िया से, नहीं छोड़िए, जाने दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरक होता है ना? तो
काम्या मौर्य, एक काम किया करो, एक दिमाग में बात रख लो, जिसको जो नहीं समझ में आता है वो लिखा करो कमेंट बॉक्स में, डाउट मत लिखा करो, जो नहीं आता वो कमेंट कर दिया करो डायरेक्ट, सर ये नहीं समझ में आ रहा। एक बार डाउट लिख दिया तो 30 सेकंड बाद आपको लिखने का मौका मिलेगा, तो इसलिए पहली बार में ही पूरा जो डाउट हो वो लिख दिया करो, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ, ये 2CO2। चलो एक और लिख लो माल्टोस एंजाइम के बारे में, माल्टेस एंजाइम के बारे में, C12H22O11, O11, यहाँ पे माल्टेस 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 एंजाइम यूज होता है। तो माल्टेस एंजाइम जब यूज होता है तो ये क्या बनाता है, साथ में यहाँ पे प्लस H2O होगा, तो ये क्या बनाता है, देखो C6H5O, C6H12 यार, O12O6 प्लस C6H12O6 बनाता है। यहाँ पे माल्टेस एंजाइम है जो कि उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, समझे? लिखो सभी लोग फटाफट इसे।
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बाहर आ गया था। न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा गोलू कुमार? न्यू बैच अभी आपका खत्म होगा तब स्टार्ट होगा, मतलब करीब 8-7, मतलब लगेगा 2-4 दिन, 5 दिन तक, ठीक है, 5 दिन तो लगेगा मुझे लग रहा है। 100 बच्चे हो जाएंगे तभी स्टार्ट होंगे। मैं कुछ लोग आप लोग टेंशन मत लो, ज्वाइन हुए हो, खत्म कराना मेरा काम है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। जब से भी स्टार्ट हो अच्छे से स्टार्ट करना। मैं जैसा स्टार्ट करूंगा एक दिन के लिए आपको सोने का समय दूंगा आप लोगों को। न्यू बैच जब भी स्टार्ट करूंगा ना उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले बता दूंगा सभी को आके, भाई 2 दिन सब काम छोड़ के जितना सोना है, जितना एक दिन मूवी देख लो, एक दिन सो लो, उसके बाद फिर आओ न्यू बैच में, फिर मेहनत करेंगे हम लोग। ये सिस्टम रहेगी हम लोग, ठीक है, समझे? इस तरह से किया जाएगा ताकि उसके बाद ना ही नौकरी वाली बात ना रहे। ये मेला वाला मेरा दिमाग खराब, मेला वाला बिता लिया जाए क्योंकि मेले वाले में दिक्कत ना हो जाए। स्कीपिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए कह रहा है, बिल्कुल स्पीकिंग कोर्स जब स्टार्ट होगा हिमानी, जो स्टार्टिंग के बच्चे उनको अपने आप ओपन हो जाएगा, टेंशन मत लो। स्टार्टिंग के बच्चों के लिए स्पीकिंग कोर्स फ्री है, ठीक है, स्टार्टिंग के बच्चे जो भी है स्पीकिंग कोर्स सबके लिए फ्री है ना। सौरभ सर पढ़ाएंगे स्पीकिंग कोर्स, ठीक है, आप परेशान मत हो हिमानी, है ना, ओके। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेना, एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे सभी जैव रासायनिक पदार्थ जो सजीव मानव में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है, इसके ये क्या है? एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये दारू बनता है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये टूटने के लिए क्या करते हैं? जाइमेस एंजाइम का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है? ये आपका क्या सुक्रोज है, इसको जल के साथ माल्टेस एंजाइम के साथ यूज करते हैं तो ये टूटता है। मतलब एंजाइम है जिसके साथ ये क्रिया करके ये बनता है, ठीक है, समझे? है ना, ये सिस्टम होता है, ठीक है, ओके। अरे यार हमें भी वैष्णो देवी जाना है, तो वैष्णो देवी जाएंगे, ठीक है, 2 दिन के लिए एकदम बढ़िया से फ्री होके 100 लेना, जिसका गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है जाके मिल उल लेना भाई, एकदम फ्री होके, ठीक है। 2 दिन बाद अगले 2 महीने तक के लिए हमारे समय दे देना, हमारे लिए समय दे देना। 2-3 महीने तक कहीं देखना ताकना नहीं है, ठीक है, ये सोच कर मेरे साथ आ जाना, ठीक है, फिर छोड़ देना। फिर 2 महीने बाद आपको फिर से छोड़ दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। 2 महीने बाद फिर जनवरी के महीने में मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। जनवरी महीने से 2024 की तैयारी कराई जाएगी, है ना, और सीयूईटी वगैरह के एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। जनवरी के महीने में आपको टच ही नहीं करना है, जनवरी से पहले आपको तैयार कर देना है, तो ताकि उसके बाद फरवरी में एग्जाम हो, मार्च में हो, टेंशन नहीं है। फोड़ के आना आप लोग, जनवरी के महीने में डेली टेस्ट होगा, डेली टेस्ट होगा। अरे गलती से लेक्चर 6 आ गया सचिन, सही बता रहे हैं, ठीक है, और नवरात्र में ही जाएंगे वहां से, माँ का आशीर्वाद लेकर आएंगे, फिर आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लाइव होते रहेंगे उधर जाके, टेंशन मत लेना, है ना। 2 महीने के लिए, और कोई फ्रेंड वगैरह है तो बातें करना बंद कर देना, पूरी फोकस स्टडी पे देना, ठीक है। इस बैच में 2 टीचर पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट 2 टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, 2 टीचर पढ़ाएंगे, 6 घंटे क्लासेस चलेंगी, बेहतर चलेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, इसका टेंशन मत लेना आप लोग ना। उसका मुझे कैसे शुरू करना है, कब शुरू करना है, मैं सब जानता हूँ। शुरू करने से पहले लेसन प्लान दूंगा आप लोगों को, क्यों टेंशन लिए हो, ठीक है, क्यों से पड़े हो चक्कर में, आप लोगों के टक्कर में कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये सभी चीजें हो गई आप लोगों के लिए। अब हम लोग पढ़ा स्टार्ट करेंगे कोलाइडी विलयन, यानी कोलाइडी अवस्था। क्या स्टार्ट करेंगे? कोलाइडी अवस्था। हम्म? क्या स्टार्ट करेंगे? कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी अवस्था क्या होता है? कोलाइडी अवस्था ध्यान देना, है ना।
इधर ध्यान देना सभी लोग। देखिए पहली बात, कोलाइडी एक अवस्था होता है, कोई पदार्थ नहीं होता है। ऐसी अवस्था होता है जब कणों की आकार जो होता है, आकार जो होता है 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विलयन के कणों की आकार 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं बोलो भाई? उसे कोलाइडी अवस्था कहते हैं। बात समझ में आई? जब विलयन के कणों का आकार जो है 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोलाइडी अवस्था कहते हैं। ठीक है ना? तो कोलाइडी कोई पदार्थ नहीं होता है, कोलाइडी क्या होता है? एक अवस्था होता है। ठीक है, आप लिखना कोलाइडी। अरे मोटा हो गया। कोलाइडी कोई पदार्थ नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। यह एक क्या होता है? अवस्था होता है, अवस्था होता है। कोलाइडी कोई पदार्थ नहीं होता है, यह क्या होता है? एक अवस्था होता है जो कणों के आकार पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जो कणों के आकार पर क्या करता है? निर्भर करता है। हाँ है, अद्वितीय है। ठीक है ठीक है, जो कणों के आकार पर निर्भर करता है। कोलाइडी कणों का आकार जो होता है, कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है, मध्य होता है। कोलाइडी कणों का आकार जो होता है 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है ना। 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है। तो कोलाइडी कणों, कोलाइडी जो कोई पदार्थ नहीं होता है, ये एक अवस्था होता है जो कणों का आकार पर निर्भर करता है। कोलाइडी कणों का आकार जो होता है 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है, 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है। समझे? है ना? है ना? और कोलाइडी जो विलयन होता है, ये एक तरह से विषमांगी होता है। कोलाइडी जो होता है, कोलाइडी जो होता है, कोलाइडी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना सभी लोग। कोलाइडी निकाय जो होता है, निकाय, ये क्या होता है? कोलाइडी सिस्टम जो होता है ये एक विषमांगी होता है। विषमांगी कैसे लिखा जाता है? विषमांगी, विष, अच्छा इस तरह से लिखा जाता है। विषमांगी होता है जिसमें दो अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है परिक्षेपण, दो अवस्थाएं होती हैं। दोनों अवस्था कौन कौन होती हैं? एक होता है परिक्षिप्त परावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। दोनों अवस्था कौन कौन होती है? एक होता है क्या? परिक्षिप्त परावस्था, दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। देखो दोनों में अंतर समझना, परिचित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों में अंतर समझना। परिचित परावस्था को आप लोग इस तरह से विलेय कर सकते हो, दूसरी इसको क्या कर सकते हैं? इसे विलायक कर सकते हो। ठीक, विलेय और विलायक से समझना। विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो परिचित परावस्था क्या होता है? उसकी मात्रा कम होती है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? उसकी मात्रा अधिक होती है, जिसमें वह घुलता है। समझे? समझे कि नहीं समझे? बताओ। बताओ।
बिल्कुल बताएंगे सचिन, आपको बता देंगे हम कब जाएंगे वैष्णो देवी। क्यों सचिन, कोई रहता है क्या वहां आपके? हम और आशीष सर जाएंगे, ठीक है, या आप लोगों केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे तब जाएंगे। अब बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं बचा है, पी ब्लॉक बचा, उसको एक का दिन में पढ़ाएंगे हम और सर्वेश सर मिलके, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो दो माध्यम होता है, एक परिचित परावस्था जिसकी मात्रा कम होती है, परिक्षेपण माध्यम जो विलायक की तरह कार्य करता है, विलेय विलायक आप लोग जानते हो ना, विलायक की तरह कार्य करता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चले। तो मतलब समझ गए, कोलाइडी निकाय एक विषामंगी मिश्रण होता है, जिसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। एक क्या होता है? विलेय होता है। एक विलेय होता है, दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। दूसरा क्या होता है? विलायक होता है ना? एक विलेय दूसरा विलायक, एक विलेय दूसरा विलायक। हम्म, समझे? एक विलेय दूसरा क्या? विलायक। विलेय क्या होता है? परिचित परावस्था को विलेय कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम जो होता है उसे विलायक कहते हैं। आज समझ में? एक चीज और लिखना सभी लोग कि कोलाइडी विलयन जो है फिल्टर पेपर से विसरित नहीं होता है। कोलाइडी विलयन जो होता है फिल्टर पेपर से विसरित नहीं होता है, जबकि चर्मपत्र झिल्ली जंतुओं झिल्ली से विसरित नहीं होता है ना। कोलाइडी विलयन विलयन जो होता है क्या होता है? फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से क्या हो जाता है? विसरित हो जाता है। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में ना, विसरित हो जाता है, विसरित हो जाता है। जबकि चर्म चर्म पत्र झिल्ली से, झिल्ली से विसरित नहीं होता है, ठीक है। चर्मपत्र झिल्ली से, जिसे सेमी मेम्ब्रेन झिल्ली कहते हैं, उसे विसरित नहीं होता, जबकि इससे हो जाता है। आया समझ में? बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? किसका डायग्राम नहीं बना सर? आप गैस की डायग्राम नहीं बनवाते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे गैस डायग्राम बनाते हैं। क्या डायग्राम? किस किस गैस की डायग्राम? किसकी डायग्राम? वो प्रयोगशाला विधि की बात कर रही हो क्या आदिति? वो हम कराएंगे एक साथ, पूरी प्रयोगशाला विधि आपको दे देंगे या करवा देंगे, डोंट वरी, परेशान मत हो। हम्म, एक होता है फिल्टर पेपर, उससे कोलाइडी विलयन विसरित हो जाता है, चला जाता है इस एक साइड से दूसरे साइड, लेकिन चर्म पत्र झिल्ली से नहीं जाता है, ठीक है। वो प्रयोगशाला विधि में एक साथ कराऊंगा, मैं क्लास में बताया भी था कि 5-7 होती है, एक साथ करा दूंगा तो एग्जाम में तैयार करने में आसानी होगी आपको, ठीक है। ये तो मैंने बताया ही था आपको। चलिए
आगे चलते हैं, कुछ कोलाइडी विलयन तंत्र लिखवाते हैं आप लोगों को। कोलाइडी विलयन तंत्र लिखवाने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को कुछ कोलाइडी विलयन के मतलब प्रकृति के आधार पे इसके प्रकार बता दें आपको, ठीक है। प्रकार देखो, दो प्रकार होते हैं प्रकृति के आधार पर, लिखना प्रकृति के आधार पे। प्रकृति के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक द्रव स्नेही कोलाइड होता है, एक द्रव विरोधी कोलाइड होता है। क्या होता है? एक द्रव स्नेही, दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड। एक क्या होता है? द्रव स्नेही कोलाइड, दूसरा क्या होता है? द्रव विरोधी कोलाइड होता है। दोनों का मतलब समझना, दोनों का सिस्टम समझना, ध्यान देना। द्रव स्नेही कोलाइड, इसमें अंतर भी पूछा जाता है, हालांकि मैं अभी एक ही लिखवाऊंगा, अंतर आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है? उसमें उचित विलायक मिलाने पे, गर्म करने पर आसानी से क्या बना लेते हैं? कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, और ये उत्क्रमणी साल होते हैं। एक तरह से समझना, इसमें थोड़ा सा आप कुछ मिला दिए, तुरंत के तुरंत ये कोलाइडी विलयन बना लेंगे, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। यानी इसमें क्या, द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है? यह इसमें थोड़ी सी भी इसमें क्या, इसमें थोड़ी सी भी, इसमें क्या होती? थोड़ी सी भी, इसमें क्या करते हैं? थोड़ी सी भी उचित विलायक मिलाकर गर्म करने पर यह क्या बना लेता है? यह क्या बना लेता है? यह एक कोलाइडी विलयन आसानी से बना लेता है। कोलाइडी विलयन क्या कर लेता है? आसानी से बना लेता है। थोड़ी सी भी कोई उचित विलायक मिलाए तो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेगा। मतलब एक बार आंख मारे फट जाएगी, ठीक है, बन जाएगा, हो जाएगा व्यवस्था ना, ज्यादा ट्राई नहीं मारना होगा, एक बार में सेट हो जाएगा मामला पूरा, ठीक है। ऐसे कोलाइडी विलयन होते हैं। हल्का से बस इशारा किए, हल्का से लाइन दिए, उधर से सिग्नल आ गया, काम हो गया कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का ये द्रव स्नेही कोलाइड होता है। इसमें थोड़ी सी भी पदार्थ मिलाने पर, उचित विलायक मिलाने पर यह आसानी से क्या बना लेता है? कोलाइडी विलयन बना लेता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जिलेटिन। एग्जाम्पल दूसरे कलर से लिखो सर, इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? यह उत्क्रमणी सॉल होते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये अलग अलग हो जाते हैं। यह जो होता है क्या होता है? उत्क्रमणी। ये क्या होता है? उत्क्रमणीय साल होता है। ये क्या होता है? उत्क्रमणी साल होता है। हाँ, रबर स्टार्च भी लिख सकते हो, ठीक है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड की बात कर सकते हो। द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है? इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें क्या होता है? इसमें थोड़ा सा भी कुछ मिला दो,
थोड़ा सा भी कुछ मिला दो, ठीक है, ये बनेगा नहीं आसानी से। इसमें थोड़ा सा भी कुछ मिला दो, कुछ बनने उनने वाला नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी विलायक मिला दो या आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें विलायक मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन क्या नहीं बनाते। आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप मिलाओगे तो आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, एक सीधी टाइप के बंदे होते हैं सब, कितना भी लाइन मार लो तैयार नहीं होते हैं, किस भी कैसा भी मिला लो, ठीक है। ये अच्छे होते हैं, ये पढ़ाई करते हैं। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो गंधक साल लिख देना एग्जाम्पल के रूप में, गंधक साल लिख देना, या फिर OH थ्राइस लिख देना एग्जाम्पल के रूप में। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी चीज क्या होती, यह जो होता है, यह क्या होता है, यह उत्क्रमणी, यह क्या होता है, अनुत्क्रमणी साल होता है। यह कैसा होता है, यह अनुत्क्रमणीय साल होता है। यह कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय साल होता है। हाँ? ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय साल होता है। तो प्रकृति के आधार पे दो भागों में हमने बांटा है, एक होता उत्क्रमणी, एक होता एक द्रव विरोधी, एक द्रव स्नेही। द्रव विरोधी क्या, उचित विलायक मिलाने पे तुरंत गर्म करेंगे, तुरंत मामला पट जाएगा, तुरंत आपका कोलाइडी विलयन बन जाएगा। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में इसमें कितना भी गर्म कर लो मामला नहीं पटेगा, साल नहीं बनेगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये द्रव विरोधी द्रव स्नेही हो गया, फटाफट नोट करो इसे आप लोग। फटाफट नोट करो इसे। आरती में जाना है, छुट्टी दीजिए, मुझे भी जाना है यार, लेकिन माँ का यहीं से पूजा कर लूंगा मैं, क्योंकि अपना कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ थोड़ा सा।
बाहर कोई आया था बाहर आगे चलने के लिए, मैंने इनका चश्मा तो निकाल रख दिया, मिल ही नहीं आया यार, ये दिखाई कम दे रहा। अरे चश्मा मिला मेरा, थैंक यू थैंक यू। चलो इसके आगे चलते हैं। मुस्कान आपका कमेंट पूरा दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये नोट कर लिए आप सभी लोग, तो चलिए इसके आगे चलते हैं। और आगे हम लोग बनाते हैं, क्या बनाएंगे आगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आवेश के आधार पर वर्गीकरण, ये जो वर्गीकरण था ये प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण था, कि कुछ लोग होते हैं जो आसानी से विलयन बना लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आसानी से विलयन नहीं बना, ये तो प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण था। अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पे, आवेश, आवेश के आधार पर वर्गीकरण, आवेश के आधार पर वर्गीकरण हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, आवेश के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ठीक है। आवेश के आधार पर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, कोलाइडी विलयन दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक, एक क्या होता है, एक धनात्मक कोलाइडी विलयन होता है, एक क्या होता है, धनात्मक कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, एक होता है ऋणात्मक कोलाइडी, एक होता है क्या, धनात्मक कोलाइडी में, एक होता है ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है। एक होता है धनात्मक कोलाइडी विलयन, एक का होता है ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। ठीक है, देखो धनात्मक कोलाइडी विलयन क्या होता है, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। देखिए, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त परावस्था पे धनावेश होता है उसे धनात्मक कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त परावस्था पर, परिचित परावस्था पर क्या, धनात्मक क्या, आवेश हो, उसे क्या कहते हैं, उसे धनात्मक कोलाइडी विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धनात्मक कोलाइडी विलयन कहते हैं। दूसरी चीज आती है आपका ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, या न, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल के रूप में FeOH थ्राइस लिख सकते हैं, FeOH थ्राइस साल या बिलियन लिख सकते हैं। ठीक है, AlOH थ्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, AlOH थ्राइस लिख सकते हैं। ये सब आपका एग्जाम्पल है धनात्मक कोलाइडी विलयन का। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। सीधे पूछा धनात्मक कोलाइडी विलयन से आप क्या समझते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा इसमें से कौन सा धनात्मक विलयन है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा यही दोनों पूछा जाता है। एक जिलेटिन पूछा जाता है, जिलेटिन पूछा जाता है, ये तीन आपका पूछा जाता है। दूसरा होता है ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। ऋणात्मक कोलाइडी विलयन क्या होता है, एक ऐसा कोलाइडी विलयन होता है जिसमें परिचित परावस्था पे ऋणात्मक आवेश हो। ऐसा कोलाइडी विलयन
कोलाइडी विलयन, विलयन जिसमें जिसमें परिक्षिप्त परिक्षिप्त प्रावस्था पर क्या हो, ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश हो, उसे क्या कहते हैं, तो आवेश हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ऋणात्मक ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पीटी का साल, एयू का साल, एजी का साल। देखो इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं, जब भी एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में या कहीं पे भी आए एग्जाम में क्वेश्चन, कभी भी आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इस साल से, तो आपको क्या करना है, साल उड़ा देना है। अगर लास्ट में साल रहेगा तो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन रहेगा। ये देखो 100% सही नहीं होगा, 90% सही हो जाएगा। 10% में कुछ ऐसे साल हैं जहां पे निगेटिव आता है। बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे। अगर साल आ गया शब्द में तो ऋणात्मक आवेश होगा। तो इसमें आपको ट्रिक रखना है, दिमाग में एक कंसेप्ट रखना है कि साल आया तो लगा दूंगा तो 90% सही हो जाएगा। हमेशा सही नहीं होगा, कभी कभी सही हो जाएगा। तुक्काबाजी करने के लिए सही है, नहीं आए तो तुक्काबाजी कर देना। जबकि धनात्मक साल में क्या होता है, ये सभी ये जिलेटिन, ये थ्राइस, ये सब धनात्मक साल के एग्जाम्पल हैं। आया समझ में, नहीं आया, अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे। नोट करो सभी लोग, साल का मतलब ही होता है विलियन, ठीक है। भैया चले आगे चलें। साल का मतलब होता है एक तरह से विलियन, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोलाइडी विलियन, कोलाइडी साल निर्माण की विधियां, यानी वही कोलाइडी विलियन बनाने की विधियां। कोलाइडी साल निर्माण की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं आप, ठीक है। कोलाइडी साल निर्माण की विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कोलाइडी साल निर्माण की विधियां, जैसे पहली विधि लिखना सभी लोग, पहली विधि, पहली विधि लिखना, पहला पहला विधि, पहला विधि लिखना, पहला विधि लिखना सभी लोग। पेप्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पता नहीं का एग्जाम्पल एग्जामिनर को मिलता है। पेप्टीकरण क्वेश्चन जान लो कैसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है। कोलाइडी कम पूछा जाता है, एरियास ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पेप्टीकरण, पेप्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क बना दिया मैंने। ध्यान देना, पेप्टीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं पेप्टीकरण, ठीक है। पेप्टीकरण किसे कहते हैं,
हम लोग इसे जानते हैं। इधर ध्यान देना, पेप्टिकरण क्या होता है। देखो, पेप्टिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर हम लोग कोलाइडल विलयन में परिवर्तित करते हैं। अगर हम लोग क्या करें, ताजे 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 बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य ताजे बने अवक्षेप में क्या करें हम लोग, विद्युत अपघट्य ना, विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित या कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पेप्टिकरण कहते हैं। ताजे बने अवक्षेप में कोलाइडी अवक्षेप में क्या विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेप्टिकरण कहते हैं। ठीक है, यही आपको लिखना है एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतना मैं आपको लिखा दूं इतना काफी है, क्योंकि पेप्टिकरण पे टिप्पणी लिखी है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पेप्टिकरण में, देखो ये अवक्षेप होता है FeOH थ्राइस, ये क्या है, अवक्षेप है। ठीक है, इस अवक्षेप में हम लोग क्या मिलाएंगे, इस अवक्षेप में हम लोग मिलाएंगे पेप्टिकारक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, FeCl3। क्या है यही, ये आपका क्या विद्युत अपघट्य है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिकारक। क्या कहते हैं, पेप्टिकारक कहते हैं। इसके साथ क्रिया करा दें तो क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा, कोलाइडी विलयन बनाएगा FeOH थ्राइस। ये कोलाइडी विलयन, देखो ये क्या बनाएगा, कोलाइडी विलयन बनाएगा FeOH थ्राइस प्लस, एक मिनट प्लस नहीं रहता है, Fe3 प्लस, ये क्या है, कोलाइडी विलयन है, विलयन बनाएगा प्लस Cl3Cl माइनस, ये बनेगा। ठीक है, ये आपका कोलाइडी विलयन बनता है। ये आपका कोलाइडी विलयन है, ये पेप्टिकारक का पूरा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। अरे यार खत्म कर देते हैं, एक आध घंटे और पढ़ा के, और मैं आगे तब सर्वे सर को बुला दूंगा पढ़ाने के लिए 8:30 बजे। अरे यार वो 6 लेक्चर गड़बड़ हो गया है, दिव्यांशु उपाध्याय, वहां पे तीसरा लेक्चर होना चाहिए, मेरे से गलती हुई है टाइपिंग में, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। अवक्षेपण है, अवक्षेप है, आधे घंटे 35-40 मिनट में खत्म हो जाएगा। नहीं चलो बस करते हैं, सब लोग बस बस कर रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ाने के मतलब क्या है। दिमाग को तैयार कर लो, याद कर लो, इस संडे पी ब्लॉक का एक साथ खत्म करेंगे। पी ब्लॉक 6 घंटे लगेंगे, लगातार पढ़ना होगा, यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं होगी, ऐप पर ही क्लास होगी उस दिन।
सुबह 8 बजे से शाम को 4-5 बजे तक, एक दिन 6 घंटे पढ़ोगे, पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, है ना। कहोगे तो मैं क्या हुआ मनोज, मैं देख रहा हूं तुम्हें ड्यूटी पे जाना है, खाना नहीं खाए हो, मैं मानता हूं, प्लीज मैं भी आज व्रत हूं, व्रत होके भी करा रहा हूं ना, ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूं। काफी लोगों की एग्जाम्स हैं, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। जिसको पढ़ना है एक दिन में पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है उसे 4 दिन में पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। जिसको पढ़ना है 6 घंटे मेरे साथ खड़ा होकर पढ़ेगा। उसके अगले संडे पूरी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लान कर रहे हैं हम लोग, वो यूट्यूब पे होगा, 12-13 घंटे में पूरी केमिस्ट्री के जितने ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक जितने भी ऑब्जेक्टिव है, इसका प्लान कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये संडे वाला भी 90% कंफर्म समझिए आप, 90%, ठीक है। मुझे थोड़ा सा प्लान और करना है, मुझे देखना कोई और काम मेरे जिम्मे तो नहीं है, फिर मैं खाली हो जाऊंगा, फिर मैं कर दूंगा, 1-2 दिन में मैं क्लियर बता दूंगा, ठीक है। ओके, संडे दिन इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग घर पे रहें। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, ओके। चलो ठीक है ना।